Welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our AVFM CIB का जो AVFM सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका मॉड्यूल ए का हम लोग समरी यानी क्विक रिवीजन सेशन आपके सामने लाए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे मॉड्यूल ए में, उसको आप 30 से 40 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पार्टिकुलर वीडियो का। आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूंगा। और चलिए शुरुआत करते हैं समरी। पहले हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 दोस्तों सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मॉडर्न डे बैंकिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। भारतीय के आर्थिक विकास में आज का जो बैंकिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप स्किल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप टीम मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोस्तों हेनरी फेयोल को कहा जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड का फाउंडर, और उन्होंने 6 तरह के ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किए थे मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हुए। फ्रेडरिक विंसोर टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। पीटर ड्रकर एक फेमस मैनेजमेंट गुरु हैं और ऑथर है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस के। दोस्तों चूँकि हमारा रिवीजन सेशन है, मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते जाऊँगा ताकि लास्ट टाइम आप रिवाइज करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस एक कंटिन्यूस सोशल प्रोसेस है। इसके अंदर रिलेशनशिप होता है, कोऑपरेशन होता है लोगों के बीच में और टीम एफर्ट के बीच में। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने CIB 2023 के टारगेट पेड प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यदि आप इस तरह के क्विक रिवीजन सेशन, यदि आपको यूनिट वाइज समरी, यूनिट वाइज कंसाइज नोट्स, MCQs लगभग 150 से 200 MCQ हैं प्रत्येक चैप्टर में, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है 23 मॉक टेस्ट मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारे पेड प्लान का मेंबर हो सकते हैं। हम लोग 5 सब्जेक्ट का पेड प्लान ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। जितने भी MCQs कवर किए गए हैं MCQ PDF में मोर देन सफिशिएंट है। लगभग आपके 3000-4000 MCQ हैं एक सब्जेक्ट के, और यदि आप उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज़्यादातर केसेस वहीं आएंगे, सवाल वहीं से आएंगे। तो आप डिटेल जानकारी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देखा मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर रिलेशनशिप और कॉपरेशन होता है, लोगों के बीच में टीम एफर्ट होता है। मैनेजमेंट टास्क को डिवाइड किया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब दोस्तों प्लानिंग के अंदर क्या होता है, प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके लाइन में होते हुए प्लानिंग में हम लोग फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को स्ट्रक्चर करते हैं, अरेंज करते हैं ताकि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो। स्टाफिंग में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन होता है और एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन होता है। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 4 मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे उसे अचीव किया जाए। हम करंट सिचुएशन को देखते हैं, फ्यूचर सिनेरियो को प्रेडिक्ट करते हैं और फिर डिसीजन अकॉर्डिंगली लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसे अरेंज करते हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, ताकि हमारा जो गोल है उसे हम अचीव कर पाएँ। और दोस्तों इसके अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, डिलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट किया जाता है, रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है। डायरेक्टिंग में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टिंग में हम गाइडिंग का प्रोसेस होता है, सुपरविजिंग का प्रोसेस होता है, यानी हमारे सबऑर्डिनेट के एक्टिविटीज़ को हम गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये सभी डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर दोस्तों हम जो हमारा परफॉर्मेंस है उसे मॉनिटर करते हैं, उसे मेजर करते हैं अगेंस्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि कैसे डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल। तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को गुड से ग्रेट होने में। दूसरा चीज़ है कि मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है किसी आपका जो ग्रुप का गोल है उसे अचीव करने में, यानी आप जो डिसीजन लेते हैं उसका क्वालिटी को बढ़ाने में मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में मैनेजमेंट हेल्प करता है, यानी आप प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, आप अपने रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो स्केर्स रिसोर्स है उसे यूटिलाइज कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे। दोस्तों मैनेजमेंट आपके बिजनेस के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। मैनेजमेंट बिजनेस फंक्शन को हेल्प करता है कैसे कि आप अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ह्यूमन बीइंग का मोरल, ये सभी चीज़ को स्टडी कर पाते दोस्तों। एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, ट्रस्ट का, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, सुपरविजन बढ़ता है। दोस्तों मैनेजमेंट के माध्यम से आप जो है रिसोर्सेज को डेवलप कर पाते हैं। मैनेजमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है तरह तरह के रिसोर्सेज का। मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी स्ट्रक्चर को बेटर होने में। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहला आता है क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल। तो जो क्लासिकल स्कूल है इसका बिलीव ये होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और दोस्तों इसका ज़्यादा जोर होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। सो क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल का जो इसका थॉट प्रोसेस ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़ाया जाए एम्प्लॉय का, और ज़्यादा इम्पैसिस रहता है
ऑर्गेनाइजेशन पे। न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये स्कूल ऑफ थॉट ये प्रोपाउंड करता है कि ह्यूमन एक्शन का क्या इन्फ्लुएंस है उसके ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस में। इसका फोकस है मोटिवेशन पे, अलग पर्सन अलग तरह से मोटिवेटेड होते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन कहा गया है कि क्रिटिकल इनपुट होता है मेजर एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। टीम वर्क जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए, और टीम वर्क का दो पर्सपेक्टिव है, एक है ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव और दूसरा है फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों तीसरा है हमारा मास्लो हायरार्की एडमिट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, यानी मैनेजमेंट थॉट को पढ़ रहे हैं और पर्सपेक्टिव। अभी तक हम लोगों ने क्लासिकल देखा और न्यू क्लासिकल देखा। तीसरा हम देखते हैं दोस्तों मास्लो हायरार्की नीड। इसमें कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग के पास वांट्स होता है, डिज़ायर होता है, जो कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। केवल अनसेटिस्फाइड नीड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, सेटिस्फाइड नीड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। क्योंकि नीड्स बहुत सारा है तो उसको एक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में अरेंज किया गया है, बेसिक टू कम्प्लेक्स। पर्सन जो है हाई नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड पे तब जाता है जब उसका लोअर नीड जो है कम से कम मिनिमली सेटिस्फाइड हो। और दोस्तों वो ऊपर हायरार्की में जाता है, जितना ऊपर हायरार्की में जाएगा उतना इंडिविजुअलिटी आएगा, ह्यूमननेस आएगा और साइकोलॉजिकल हेल्थ एक पर्सन एग्जिबिट करेगा। दोस्तों जो चौथा थॉट प्रोसेस है वो है डगलस मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपके बुक में जो पॉइंट दिए गए उसको मैंने शॉर्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ। सो इफ यू वांट PDF of such type of video, you have to opt for a paid plan. The paid plan you can opt by getting detail by WhatsApp on the number shown on the screen. Now let's see the Douglas McGregor X and Y theory. तो थ्योरी एक्स ये कहता है कि ह्यूमन जो है काम नहीं करेंगे बिना क्लोज सुपरविजन का, और थ्योरी वाई ये कहता है कि ह्यूमन को अच्छा लगता है काम करना और उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काम के लिए फोर्स करें, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी प्रपोज करता है कि जो मोस्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट स्टाइल है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और एक कोई बेस्ट तरीका नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। मैनेजर जो है सिचुएशन को एनालाइज करे और एक मैनेजमेंट स्टाइल को सेलेक्ट करे जो कि कॉन्टेक्स्ट को फिट करेगा। यही कहता है हमारा कॉन्टिजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM दोस्तों एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जिसका एम है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए, सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। कैसे? जितने भी एम्प्लॉय हैं उसे इम्प्रूव करके। सेल्फ कंट्रोल एक यूजफुल चीज़ होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, और एक्सटर्नल कंट्रोल और पनिशमेंट अलोन नॉट इनफ। ऐसे नहीं खाली आप पनिशमेंट दे देंगे, एक्सटर्नल कंट्रोल दे देंगे तो वो इनफ नहीं होता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की बात करें, इसको हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि मोटिवेशन और बिहेवियर जो है ये डिस्टिंग्विश करता है मोटिवेटिंग फैक्टर, जैसे आपकी चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर मोटिवेटिंग फैक्टर। और कुछ हाइजिंग फैक्टर होते हैं हमारे स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट, जो कि मोटिवेट नहीं करते लेकिन यदि नहीं रहेंगे तो डीमोटिवेशन का कारण बनेंगे। तो ये जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है इसमें एक मोटिवेशन फैक्टर है, एक हाइजीन फैक्टर है। कौन कौन से मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो देख लीजिए। चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाइजीन फैक्टर कौन कौन से हैं? स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है वो है क्वांटिटेटिव स्कूल और मैनेजमेंट साइंस। इसके अंदर दोस्तों मॉडल को क्रिएट किया जाता है, इंपेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को डेवलप किया जाता है, डेटा एनालिसिस को डेवलप किया जाता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और फिर जो वेरिएबल में चेंजेस है उसे टेस्ट किया जाता है। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं और क्वान्टिटेटिव टेक्निक को डेवलप करते हैं। दोस्तों आप यदि बुक पढ़ने जाएंगे तो यही जो मॉड्यूल ए है वो लगभग 200-300 पेज में कवर है। उसी को मैं आपके सामने मुश्किल से 40-50 पेज में लेकर आया हूँ। दिस इज़ हाउ वी शुड प्रोसीड। एक मॉड्यूल हमने पढ़ा, उसे रिवाइज करेंगे, उस पर हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। मैंने मॉक टेस्ट का प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? मैनेजमेंट थॉट को पढ़ रहे थे। अब दोस्तों देखिए उसके बाद सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है जो कहता है कि फॉर मैनेजमेंट एज एन ओपन सिस्टम। मैनेजमेंट को कहा गया है ओपन सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि वैल्यूबल और लिमिटेड रिसोर्स को ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट हमारा कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि कोई एक तरीका नहीं है जिससे आप बिजनेस को लीड कर सकते हैं। अलग अलग लीडर्स का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। दोस्तों जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर TQM का प्रिंसिपल है। TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जिसका फोकस इस बात पे होता है कि हम हाई क्वालिटी गुड्स को डिलीवर करें, हाई क्वालिटी सर्विसेज को डिलीवर करें। मैंने TQM के बारे में पहले ही बताया आपको। TQM के 4 एलिमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर फोकस, स्टैंडर्डाइजेशन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं याद रखिएगा। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कीजिए, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना है आपको, और लगातार आप मॉनिटर करें। दोस्तों डेमिंग, जुरान और क्रॉसबाई ये 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है TQM से। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर है। कुछ भी आपको मतलब डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल लेक्चर मेरा अवेलेबल है
मैंने अपने पेड मेंबर को डिटेल लेक्चर ही प्रोवाइड किया है हर एक चीज़ का, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट समरी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए डेमिंग, जुरान और क्रॉसबाय जो है तीन मेन कंट्रीब्यूटर थे TQM में। डेमिंग का जो 14 प्रिंसिपल है TQM का, उसके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, एडॉप्शन ऑफ न्यू फिलॉसफी, सीजिंग डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन, स्टॉपिंग द लोएस्ट बिड सिस्टम, इंस्टीट्यूटिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूटिंग लीडरशिप, ड्राइविंग आउट फियर, ब्रेकिंग डाउन बैरियर, एलिमिनेटिंग exhortation, eliminating arbitrary numerical target, permitting pride of workmanship, encouraging education and taking action for achieving transformation, ये सभी इंक्लूडेड है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली एज पर न्यू सिलेबस मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किया है। BFM, AVM, BRBL, AVFM, यानी कि दोस्तों 19 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 23 मॉक टेस्ट है दोस्तों, जिसमें आपको एक यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कंडक्ट किया जाता है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाते हैं कि आपकी कहाँ मिस्टेक है, आपकी कितनी कमांड है एक पार्टिकुलर यूनिट पे, सभी कुछ आप कर पाते हैं। दोस्तों सिंपल सा नॉमिनल फी है ₹199 फॉर सिंगल सब्जेक्ट एंड ₹700 फॉर ऑल दिस 4 सब्जेक्ट। तो दोस्तों यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, नंबर इज़ वन ऑन द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं ताकि वो लर्न कर सके, ग्रो कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। पीटर सिंघे का नाम याद रखिएगा। पीटर सिंघे का 5 डिसिप्लिन है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पीटर सिंघे का 5 डिसिप्लिन है। पर्सनल मास्टरी, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, टीम लर्निंग एंड सिस्टम थिंकिंग। ये पाँच डिसिप्लिन है दोस्तों पीटर सिंघे के द्वारा दिया गया है। क्या क्या है दोस्तों? पर्सनल मास्टरी, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, टीम लर्निंग, सिस्टम थिंकिंग। दोस्तों लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस इसमें है कि कितना एबिलिटी, कितना एबल है कि वो इम्प्रूव्ड और इनोवेटिव वे पता कर सकता है किसी चीज़ को करने का, किसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का, एफिशिएंसी को बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, आउटपुट को बढ़ाने का और कंपनी के इमेज को बढ़ाने का। यदि जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन सभी चीज़ों को बढ़ाने में, उतना ही कहेंगे कि हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। दोस्तों यदि हम बात करें मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये बिजनेस के इन पार्ट में अंदर है, इनहेरेंट है। दोस्तों बिजनेस मॉडल जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे बेस्ड होता है, जैसा कि क्लाइंट किस तरह के हैं, प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्निंग मॉडल क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या क्या है। बहुत तरह के बिजनेस मॉडल्स दिए गए हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपका एक कंसल्टिंग सर्विस मॉडल आएगा, प्रॉफिट पिरामिड मॉडल आएगा, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल आता है, एडवर्टीजमेंट मॉडल आता है, स्विच बोर्ड मॉडल आता है, टाइम मॉडल आता है, एफिशिएंसी मॉडल आता है, ब्लॉकबस्टर मॉडल आता है, प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल आता है, इंटरप्रेन्योर मॉडल आता है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो लेक्चर में जो मैंने पेड मेंबर को प्रोवाइड किया उसमें एक मॉडल को समझाया है कि किस मॉडल का क्या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडल के एग्जाम्पल में, क्योंकि हमारा शॉर्ट समरी है तो मैं उसे अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। मैंने आपको मॉडल का नाम बता दिया, किस मॉडल की क्या क्या खासियत है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है और क्या डिमेरिट्स है, सभी कुछ मैंने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। दोस्तों यदि हम बात करें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है मैनेजमेंट का, जो कि डिटरमाइन करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। यानी वैसा डिसीजन, वैसा एक्शन जो कि किसी बिजनेस के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है, उसे हम लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट क्या क्या आता है कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सकैन करें, आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लान को फॉर्मुलेट करें, आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करें, उसे इवैल्यूएट करें और कंट्रोल करें। तो ये हमारा एलिमेंट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब ऐसा एक्शन, ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई डिसीजन जो कि मैनेजमेंट का हो और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करे। इसका एलिमेंट मैंने बताया, आप एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को स्कैनिंग कीजिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लान को फॉर्मुलेट कीजिए, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कीजिए और फिर इवैल्यूएट कीजिए। दोस्तों प्लान और स्ट्रेटजी के बीच में डिफरेंस ये है कि प्लान जो है कंक्रीट अरेंजमेंट है या स्कीम है, जबकि स्ट्रेटजी एक फ्लेक्सिबल है। तो प्लान कंक्रीट होता है, स्ट्रेटजी होता है हमारा फ्लेक्सिबल, और स्ट्रेटजी एक ब्लूप्रिंट, ओपन ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों, जैसे हम किसी गोल को अचीव करते हैं। एक टिपिकल बिजनेस एंटिटी में दोस्तों 3 तरह के स्ट्रेटजी होते हैं, एक होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एक होते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी, एक होते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी। सारा चीज़ कवर है, आपको एक एक चीज़ पॉइंट मैं डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन जो क्रक्स है इस टॉपिक का वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा स्ट्रेटजी होता है 3 तरह का होता है, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दोस्तों ओवरऑल डायरेक्शन जो कंपनी फॉलो करती है उसे कवर करता है। बिजनेस स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस यूनिट के लेवल पे, और फंक्शनल स्ट्रेटजी डेवलप किया जाता है फंक्शनल एरिया के लेवल पे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारा क्या होता है फंक्शनल ऑपरेशन। तो 3 तरह का स्ट्रेटजी बताया। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ओवरऑल डायरेक्शन बताता है जो कि कंपनी फॉलो करेगी। बिजनेस स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस यूनिट के लेवल पे, और दोस्तों तीसरा मैंने आपको बताया फंक्शनल स्ट्रेटजी डेवलप किया जाता है फंक्शनल एरिया के लेवल पे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करें, तो SWOT एनालिसिस एक आसान तरीका है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को करने का।
SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर है। टॉप मैनेजमेंट के पास जो है शॉर्ट टर्म कंट्रोल नहीं होता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे। बात करें दोस्तों स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन की, स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि स्ट्रेटजिक डायरेक्शन को सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? तो आपका मिशन और विजन स्टेटमेंट होता है, आप ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल स्ट्रेटजीज को जनरेट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है ताकि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ये तरीका है हमारा स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी का चार प्रकार बताया था, याद होगा आपको, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, फिर मैंने आपको बिजनेस स्ट्रेटजी बताया था, फंक्शनल स्ट्रेटजी बताया था। अब जरा बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के क्या क्या फेजेज हैं। सबसे पहला फेज है दोस्तों कि हम बेसिक बजटरी प्लानिंग करते हैं। इसके अंदर एनुअल बजटिंग आता है, इनपुट मिलता है हमें मैनेजर से। फिर दोस्तों हम फॉरकास्ट बेस्ड प्लानिंग करते हैं। इसके अंदर हम एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रापोलेशन को यूज़ करते हैं दोस्तों, और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डाटा को यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल ईयर के लिए प्लान बना सकें। तो पहले आता है बेसिक बजटरी प्लानिंग, दूसरा आता है फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग, तीसरा आता है एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्लानिंग, जिसमें टॉप मैनेजमेंट जो है सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट के माध्यम से। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में जो भी बिजनेस के लेवल है, जिसने बिजनेस यूनिटी के हर एक लेवल के साथ हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे हमें स्ट्रेटजिक बेनिफिट, स्ट्रेटजिक विजन दिखता है, क्लियर विजन दिखता है, हमें फोकस अटेंशन मिलता है स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट इशू पे, और दोस्तों हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है हमारे डायनेमिक इन्वायरमेंट का। मैनेजमेंट के द्वारा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है डायनेमिक इन्वायरमेंट का। दोस्तों यदि हम फंक्शनल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये अप्रोच होता है जो कि फंक्शनल एरिया के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि बिजनेस यूनिट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट क्या क्या है? 4 एलिमेंट है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर क्या है। जैसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में स्ट्रेटजिक डायरेक्शन सेट करना, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना, इवैल्यूएशन और कंट्रोल में आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। फेजेस कौन कौन से हैं? 4 फेजेस हैं, बेसिक बजटरी, फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग, एक्सटर्नली ओरिएंटेड। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करते हैं जो कि प्लानिंग पे बेस्ड है। प्लानिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है ताकि हम डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सकें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग के अंदर थॉटफुल डिसीजन लेना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, सारा चीज़ इंक्लूडेड है। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स और इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सारा चीज़ प्रोसेस आता है। यानी दोस्तों आप क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करते हैं, फिर प्लानिंग प्रीमाइस को डेवलप करते हैं, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं और अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं दोस्तों और उसके बेसिस पे बिजनेस प्लान अचीव करते हैं। ऑब्जेक्टिव इनिशियल स्टेप माना जाता है प्लानिंग प्रोसेस का। प्लानिंग प्रीमाइस को डेवलप करना मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर फोरकास्टिंग जो डिराइव एजम्पशन है उसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं। अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन के अंदर दोस्तों आप जो बहुत सारा जो आपके पास तरीका है गोल को अचीव करने का उसे डिटरमाइन करते हैं। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव का मतलब दोस्तों आपके पास जो अल्टरनेटिव मेथड है उसे एसेस करते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है वो देखते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से। दोस्तों जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे सेलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो आप सबसे पहले जितना भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसे आप इवैल्यूएट करेंगे कि कौन, और फिर देखेंगे कि कौन सा प्लान बेस्ट है जिससे आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्मुलेटिंग का मतलब ये होता है कि आप फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप नया पॉलिसीज़ बनाएं, आप नया प्रोसीड्यूर बनाएं, आप जो है डेरिवेटिव प्लान की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करें। फॉलोअप और रिव्यूइंग द प्लान इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें कि प्लान का इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना हो वो भी कर सके। प्लानिंग दोस्तों बिजनेस गोल को क्रिएट करने में बहुत ही मददगार साबित होती है और आपको डायरेक्शन देती है ताकि आप उस बिजनेस के गोल को इफिशिएंटली अचीव कर सकें। प्लानिंग हेल्प करती है दोस्तों आपके अनसर्टेनिटी को टैकल करने में। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपके पास जितनी भी जानकारी है उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। प्लानिंग एक वाइटल फंक्शन है दोस्तों दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन को डिस्चार्ज करने में। गाइडलाइन एक प्रोसेस है कि हमें क्या करना चाहिए और प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस गाइडलाइन को प्रोवाइड करने में। प्लानिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है दोस्तों जिसे हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला होता है गोल सेटिंग, दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, तीसरा होता है दोस्तों अल्टरनेटिव प्लान को जनरेट करना, चौथा होता है हमारा इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव यानी हमारे पास कितने अल्टरनेटिव है उसे इवैल्यूएट करना, पांचवा होता है दोस्तों जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसे सेलेक्ट करना और छठा होता है दोस्तों उसके बेसिस पे हम लोग डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं। तो फॉलोअप करना और प्लान को रिव्यू करना ये ज़रूरी है ताकि हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें कि प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है।
और फिर हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों प्लानिंग का बेनिफिट ये है कि गोल क्रिएट करने में हेल्प करता है, या आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टनिटी को टैकल करता है, जो ओवरलैपिंग है उसे डिस्कार्ड करता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को डिस्कार्ड करता है, इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। एक स्मार्ट गोल को केयरफुली प्लान किया जाता है, क्लियर हो, ट्रैकेबल हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। स्मार्ट का फुल फॉर्म है। दोस्तों प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है, इंस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल का एस्टेब्लिशमेंट और एडेप्टेबिलिटी। बेसिक एडवांटेज प्लानिंग का है कि आपको अनसर्टेनिटी घटाता है, तो वही प्लानिंग का एडवांटेज हमने देखा। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों कि फोरस्टॉल एक्टिविटीज़, कंसर्न का लैक, एडेप्टेबिलिटी को फोरस्टॉल करता है, इनोवेटिवनेस को हिंडर करता है दोस्तों, बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों, कभी कभी डाटा ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, कभी कभी दोस्तों खर्चा भी ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, रिजिडिटी का कारण बनता है दोस्तों, और दोस्तों कभी कभी चेंज के अगेंस्ट फाइट भी करना पड़ता है, और कभी कभी दोस्तों ये जो है फॉल्स इंप्रेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ का। यदि हम MBO की बात करें, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, किसके द्वारा दिया गया, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया, कॉइन किया गया था दोस्तों पीटर ड्रकर के द्वारा। गोल प्लानिंग और सेटिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर दोस्तों मैनेजमेंट और एम्प्लॉय साथ साथ काम करके इस्टेब्लिश करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और गोल को मॉनिटर करते हैं। प्लानिंग एक सेंट्रल आइडिया है MBO के पीछे। MBO के अंदर ऑर्गेनाइजेशन गोल, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, फीडबैक एंड अप्रेजल सारा आता है। इसका लिमिटेशन है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिसरिगार्ड करता है, जनरल इंफेसिस होता है गोल्स एंड टारगेट पे, ऑपरेशन पे कम फोकस होता है, इन्वायरमेंट पे कम फोकस होता है। एडवांटेज ये है कि आपको एक तरीका बताता है कैसे आप गोल को डिसाइड करेंगे और प्लान करेंगे उसे अचीव करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है MBO का कि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको रिटर्न गोल चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, गोल कभी कभी ऑडिटेड हो जाता है, कभी कभी मल्टीटास्किंग इनएफिशिएंसी के कारण बनता है, कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है दोस्तों, वर्कर के लाइफ को डिफिकल्ट बना देता है ये, और दोस्तों ये रिवार्ड के बेसिस पे, सेंसर के बेसिस पे है। प्लानिंग के कंपोनेंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीड्यूर्स, प्रोग्राम, बजट, टाइम स्केड्यूल, कोर वैल्यू, SWOT एनालिसिस, मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल एनालिसिस दोस्तों क्या करता है कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को एग्जामिन करता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं दोस्तों। ये इवैल्यूएट करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को, इसको हम लोग SWOT करते हैं। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करने में और उसे प्रोजेक्शन करने में। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाइंग, स्कैनिंग, एनालाइजिंग और फोरकास्टिंग। एडवांटेज क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस का, ये गोल अकम्प्लिशमेंट में हेल्प करता है, इससे आप पोटेंशियल डेंजर को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं दोस्तों कि कॉमर्शियल इन्वायरमेंट कैसे डेवलप किया जाएगा, आपको अवेयरनेस बनाता है डेंजर के बारे में, आपको प्रेडिक्शन लेने में हेल्प करता है दोस्तों फ्यूचर के बारे में, और दोस्तों जो पोटेंशियल डेंजर है उसको रिकॉग्नाइज करता है। पेस्टल एनालिसिस दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है पेस्टल। 6 फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल, इसे ही पेस्टल कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर स्टेप क्या होता है कि आप रिलेवेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करेंगे और फिर डेटा को एनालाइज करेंगे। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ईजी फ्रेमवर्क है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, डेवलपमेंट अलर्टनेस है। पॉलिटिकल फैक्टर दोस्तों क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कभी कोई बैंकिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, करप्शन, लेबर लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सभी बिजनेसेस के मार्केट को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ सकता है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट, क्रिटिकल लेबर, ये सभी बैंकिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं दोस्तों। सोशियो कल्चरल फैक्टर में लोकल लैंग्वेज, डोमिनेंट रिलीजन, एटीट्यूड टुवर्ड कंज्यूमरिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में दोस्तों जैसे आपका टेक्नोलॉजी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकता है, आपके प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकता है, सर्विस इनोवेशन को क्रिएट कर सकता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट को घटा सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर दोस्तों कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उनका बैंकिंग क्वेश्चन ऑनलाइन आंसर हो सकता है। लीगल फैक्टर के अंदर दोस्तों लॉज एंड रेगुलेशन जो कि रेलेवेंट है रीजन से, ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मान लीजिए लॉ का रूल क्या है, कैसे वो चेंज होता है, क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लाइंस का कॉस्ट है। इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस दोस्तों आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देता है जितने भी आस्पेक्ट है कंपनीज़ के ऑपरेशन से, उसके रिसोर्स से, उसके एसेट से, जैसे फिजिकल रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है और ह्यूमन रिसोर्स क्या है। इंटरनल एनालिसिस टूल क्या है दोस्तों, गैप एनालिसिस एक टूल है जिसके द्वारा आप असेसमेंट कंडक्ट करते हैं ताकि जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक क्षमता देती है कि वो अपने करंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए और कहाँ कहाँ इंप्रूव कर पाए वो उसे आइडिया मिल पाता है दोस्तों। इंटरनल वीकनेस और परफॉर्मेंस डिफिशिएंसी जो है ये एनालिसिस से पता चलता है। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन के अंदर आप किसी भी स्ट्रैटेजिक प्लान के आउटकम को एनालाइज करते हैं। SWOT एनालिसिस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिफ्लेक्ट किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ वो फैक्टर होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। थ्रेट वो प्रोसेस और एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके बाद नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऑब्जेक्टिव जो है इस्टेब्लिश किया जाए, ये क्रूशियल स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। प्लानिंग प्रीमाइस और कंस्टेंट का के अंदर दोस्तों आप वेरिएबल को प्रोजेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और दोस्तों कंटिजेंसी प्लानिंग की बात करें तो कंटिजेंसी प्लानिंग एक अल्टरनेटिव प्लान है
जो कि आप इफेक्ट में डाल सकते हैं यदि कुछ एलिमेंट्स नहीं होते हैं। दोस्तों ये आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। जो भी अनफॉर्सिन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको कंटीजेंसी प्लानिंग अवॉइड करता है। कंटीजेंसी प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं, जितना भी बेनिफिशियल है और जितने भी अनफेवरेबल इवेंट है जो कि पॉसिबली आपके स्ट्रेटजी को डिरेल कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपका जो स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट होता है, आप एस्टिमेट करते हैं कि कब कंटीजेंट इवेंट होगा और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ सर्कमस्टांस में दोस्तों आप ये सेफर होता है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ताकि आप कंटीजेंसी को दूसरे तरह से डील कर सकें। जैसा कि आप नया इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर दें या एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें। फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होता है दोस्तों जिसके हम प्रेडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर की कि हमारा पास्ट के एविडेंस पे बेस पे मैनेजर जो अलग अलग लेवल पे होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि वो फोरकास्ट करें। फोरकास्टिंग जो है प्रीमाइसेस के फाउंडेशन की तरह काम करता है। इसके अंदर दोस्तों बहुत तरह के मेथड्स होते हैं। फोरकास्ट का टाइप है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में दोस्तों जो टाइम होता है 3 से 5 साल का वो कवर होता है। मीडियम टर्म फोरकास्ट में दोस्तों जो हमारा माइनर स्ट्रेटजी डिसीजन होता है वो होता है। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में दोस्तों प्लानिंग जो होता है वो पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, ड्यूरेशन 1 से 6 महीना के लिए होता है। डिसएडवांटेज दोस्तों शॉर्ट टर्म फोरकास्ट का क्या है कि टेक्नोलॉजी का बहुत हाई स्टार्टिंग प्राइस होता है। दोस्तों जो हमारा पेबल अकाउंट होता है, जो रिसीवर अकाउंट है, दोनों क्वाइट डिफिकल्ट है समझना। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं। आपके पास बहुत सारा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसमें से एक कोर्स ऑफ एक्शन को आप सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर दोस्तों दूसरे एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्रूशियल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे फोकस करता है। और रूटीन मेथड जो डेलीगेट किया जाता है मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांटेजेस है दोस्तों। ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को क्लासिफाई किया जाता है 3 सिनेरियो में, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग थ्योरी। तो दोस्तों यूनिट 3 में सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग इफेक्टिव अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, टास्क, इंडिविजुअल और वर्क प्लेस के रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। जो हमारा इसके अंदर दोस्तों आप एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, रिसोर्सेज को ग्रुप करते हैं इस तरीके से जिससे वो सेंस दे। आप मेथोडिकल एप्लीकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे। दोस्तों जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, मैनेजर को कॉम्प्रिहेंड कर पाना कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाता है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों यदि हम समरी बताएं कि स्टेजेस कौन कौन से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, सबसे पहला है कि डिफाइनिंग एंड रिव्यूइंग कंपनी प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग वर्क एक्टिविटी नीडेड टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का समरी मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके अंदर प्लान ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करना, जो वर्क एक्टिविटी है वो डिसाइड करना। फिर दोस्तों उसके बाद हम एसेंशियल वर्क एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं मैनेजमेंट यूनिट में, फिर उसे हम लोग असाइन करते हैं एक्टिविटीज़ और डिलीगेट करते हैं अथॉरिटी को। और उसके बाद दोस्तों हम एक हायरार्की डिज़ाइन करते हैं रिलेशनशिप का। प्रिंसिपल दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं 14 प्रिंसिपल है, नाम आपके सामने दिख रहा है। कुछ अदर एस्पेक्ट है वर्क स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड, डेलीगेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है दोस्तों उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। दोस्तों यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेंट्रलाइज में जो की डिज़ाइन होता है वो सिंगल इंडिविजुअल होता है। डिसेंट्रलाइज में दोस्तों जितने भी डिसीजन होते हैं मिडिल लेवल या लो लेवल मैनेजर लेते हैं। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वर्क को सेगमेंट किया जाता है, स्पेशलाइज किया जाता है। इंटर ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटे छोटे फंक्शनल डिवीजन में ब्रोकन किया जाता है। एडवांटेज ये होता है कि ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए रिलीफ होता है, प्रोफेशनल काउंसिल होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, कोऑर्डिनेशन में इंप्रूवमेंट होता है। दोस्तों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका एडवांटेज है कि आप रिसोर्स को एफिशिएंट यूज़ कर पाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज़ कर पाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी आती है। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल में। एडवांटेज ये है कि आपके पास एक्सपर्टाइज होता है, ब्रॉड एंड ऑफ पर्सपेक्टिव मिलता है। डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। दोस्तों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंट डील करते हैं बिजनेस डिफिकल्टी से अलग लेवल पे। स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंट कंट्रोल, एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सभी एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज है कन्फ्यूजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप होता है दोस्तों जो एक साथ आते हैं ताकि इशू को सॉल्व कर सके। एडवांटेज है दोस्तों कि आपका क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होता है, गोल एस्टैब्लिशिंग आसान होता है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होता है। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज भी है बहुत सारा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर्मल में डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है फंक्शन का, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, रिलेशनशिप का। इसका एडवांटेज आप देख सकते हैं। इनफॉर्मल के अंदर दोस्तों हमारा एक पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क होता है
जिसे हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं, जो कि स्पॉन्टेनियसली राइज होता है जैसे लोग इससे एसोसिएट करते हैं। इसका एडवांटेज है रैपिड कम्युनिकेशन, सेटिस्फाई सोसाइटल रिक्वायरमेंट, करेक्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है स्मूथ फंक्शनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है उसमें कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पिंग है, मोटिवेशन में हेल्पिंग है और रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्पिंग है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का की इशू क्या क्या है? टर्न ओवर, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, रोल स्पेसिफिकेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब कि जो भी एक्शन एक कंपनी ले रही है ताकि अपने सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए उसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और फॉलोअप आता है। तीन प्रिंसिपल कैटेगरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के: डेवलपमेंटल चेंज, ड्यूरिंग ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशनल। मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है? एक मेथोडिकल और सिस्टमिक स्ट्रेटजी है ताकि हम ट्रांजिशन को एड्रेस कर सकें किसी ऑर्गेनाइजेशन में। चेंज मैनेजमेंट को टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए, डिवोशन चाहिए, एफर्ट चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो है जो मॉडिफिकेशन है उसके अगेंस्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बैटल कर रहे हैं। अप्रोच चेंज मैनेजमेंट एक है लुईस चेंज मॉडल, अनफ्रीज चेंज, रिफ्रीज, सभी को मैंने डिटेल में डिस्कशन किया अपने वीडियो लेक्चर में। यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए, इस तरह के MCQs चाहिए, वीडियोस चाहिए, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर इस नंबर पे। दोस्तों एडकार मॉडल है, नर्ड स्टोरी है, कॉटलर चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल है, इसके अंदर इंड न्यूट्रल जो न्यू बिगनिंग होता है, कुबलर रॉस 5 स्टेज मॉडल है। कॉन्फ्लिक्ट एंड में दोस्तों बहुत सारे स्टेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन एम होता है कि बैलेंस बनाना, नेगेटिव आउटकम को मिनिमाइज करना और पॉजिटिव आउटकम को मैक्सिमाइज करना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने में। स्टाफिंग यूनिट 4 है हमारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि सुटेबल एम्प्लॉय को देख सकें, डेवलप करें पॉलिसी ताकि पर्सनल मैटर से रिलेटेड जो हो और हम स्ट्रॉन्ग मोराल को वर्कफोर्स में स्ट्रॉन्ग मोराल बिल्ड कर सकें। नेचर क्या होता है स्टाफिंग का? इंडिविजुअल पे कंसंट्रेट होता है, ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट। और दोस्तों एक प्रिवेलेंट फंक्शन होता है जो कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आर्ट और साइंस का ब्लेंड है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का है। स्टाफिंग एक डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन है, इसके अंदर आप ह्यूमन बीइंग के साथ काम करते हैं और ये जरूरी है सभी लेवल पे। 4 फैसेट होता है स्टाफिंग का: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। स्टाफिंग एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है क्योंकि आपके कॉम्पिटेंट स्टाफ को रिकॉग्नाइज करता है। दोस्तों ट्रेनिंग एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है। उसके बाद दोस्तों सिस्टम अप्रोच स्टाफिंग के अंदर आप जो है जितने भी स्टाफिंग के पार्ट्स हैं उसमें इंटरडिपेंडेंसी एस्टैब्लिश करता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट में आप नीड फॉर हायरिंग, क्या जरूरी है हायर करने का, तो बहुत तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट, रिटर्न रिक्रूटमेंट, कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट, सभी चीज़ मैंने डिस्कशन किया है। रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कि पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए, उसके बाद बाहर देखिए, उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसे कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सन को हायर कीजिए जो कि इस जॉब में सिमिलर जॉब में एक्सेलिंग कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आता है, टेकिंग एप्लीकेशन, फिर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फॉर्मल इंटरव्यू। ट्रेनिंग दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करता है दोस्तों, सुपरविजन के रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करता है, एक्सीडेंट को रिड्यूस करता है दोस्तों। रिटेंशन एंड डेवलपमेंट बेसिकली इफेक्टिव प्रोसेस है रिटेंशन का, हायरिंग, सोशलाइजिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सभी आपके रिटेंशन का इफेक्टिव प्रोसेस है। स्ट्रेटजी ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, कुछ स्ट्रेटजी रिटेंशन पर डायरेक्टेड होते हैं। इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, ग्राउंड वर्क को लीड आउट कीजिए, फिर बेंचमार्किंग कीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। नॉलेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप जनरेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पीरियडिकल एग्जामिनेशन होता है किसी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का किसी कंपनी में। बहुत तरह के हो सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर असेसमेंट, 360 फीडबैक असेसमेंट। जो हमारे पास मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है दोस्तों, उसके अंदर कुछ पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। पास्ट ओरिएंटेड में रेटिंग स्केल, डेटा एनालिसिस, फोर्स वाइड मेथड, फोर्स डिसीजन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और पेन पोर्ट्रेट मेथड होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड में दोस्तों आपका BARS आता है, फिर आपका असेसमेंट सेंटर अप्रोच आता है, फिर उसके बाद दोस्तों MBO आता है। ये सब फ्यूचर ओरिएंटेड है। KRAs इंपॉर्टेंट एरिया एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, अकाउंटेबल होते हैं। की एरिया दोस्तों जनरल एरिया आउटकम होते हैं दोस्तों, जहाँ से डेवलपमेंट रूल बनाया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेनिफिट क्या है, HRD होता क्या है। HRD दोस्तों ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है, जब उसको हायर कर लिया जाता है उसे HRD कहते हैं। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, कितने तरह के HRD होते हैं, फिर कैसे कैसे अलग अलग जनरेशन को मैनेज किया जाए, डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाए, हेल्दी इंडस्ट्रियल लीडरशिप क्या होता है, कौन कौन से एरियाज़ है जो कि इंडस्ट्रियल लीडरशिप के अंदर आते हैं। मैनेजमेंट चेंज मैंने पहले भी बताया दोस्तों, क्या क्या स्टेप होता है मैनेजमेंट चेंज का। 5वां यूनिट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक क्रिटिकल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, इसके अंदर गाइडिंग, मोटिवेशन, काउंसलिंग, सुपरविजन, लीडिंग सभी आते हैं। डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप एक्शन को इनिशिएट करें, एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करें, मोटिवेशन प्रोवाइड करें, चेंजेस को एकोमोडेट करें, बैलेंस को मैनेज करें और रिसोर्स का इफेक्टिवली यूज़ करें। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है दोस्तों, आप इंस्पायर करते हैं लोगों की वो कॉमन गोल के लिए काम करें। इफेक्टिव लीडर के पास ट्रेट होता है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लीडरशिप का इंपॉर्टेंस है कि वो इनिशिएट एक्शन को इनिशिएट करवाता है, एफर्ट को कोऑर्डिनेट करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर आउटवर्ड लुक, विजन एंड फोरसाइट, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी,
4 तरह के लीडरशिप मॉडल होते हैं। अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेसी, लेजर फेयर और सिचुएशनल होता है दोस्तों। ऑटोक्रेटिक का एडवांटेज है फास्टर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव कम्युनिकेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। डिसएडवांटेज है माइक्रो मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी ऑन लीडर स्किल, डिस्करेजेस फीडबैक कल्चर। पार्टिसिपेटिव का एडवांटेज है इंक्रीज कनेक्शन एंड बाइंड, इनहांस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, हाई रेट ऑफ लीडरशिप कॉम्पिटेंसी। डिसएडवांटेज है दोस्तों इंक्रीज टाइम कॉस्ट, इन एप्लीकेबिलिटी इन हाई स्टिक सिचुएशन। डेलीगेटिव लीडरशिप का एडवांटेज है प्रिवेंट बर्नआउट, इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। डिसएडवांटेज दोस्तों कैन लोअर प्रोडक्टिविटी। ट्रांजिशनल लीडरशिप का एडवांटेज है क्लियर स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय मोटिवेशन, फेयर ट्रीटमेंट। डिसएडवांटेज है दोस्तों रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक ऐसा मैनेजमेंट थ्योरी है दोस्तों जो कि एम्फसाइज करता है मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, इंस्पिरेशन, गाइडेंस और सपोर्ट करता है एम्प्लॉय के ग्रोथ को। एडवांटेज है दोस्तों कि आपका मोटिवेशन को प्रमोट करता है, वर्कप्लेस इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेज है कि बर्नआउट का पोटेंशियल बढ़ता है दोस्तों। बर्नआउट क्या होता है मैंने बताया है वीडियो लेक्चर में। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन का नीड बढ़ता है। मोटिवेशन एक फिजियोलॉजिकल एलिमेंट है जो कि पीपल के लोगों के बिहेवियर को फ्यूल्स करता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे थ्योरीज हैं। एल्डरफर्ड अर्क थ्योरी मोटिवेशन, जिसमें 3 बेसिक नीड है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें 2 कैटेगरीज है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर। मैकलेन नीड्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर के बारे में कहा गया है। पॉटर एंड लॉर्ड्स मोटिवेशन थ्योरी, ये सजेस्ट करता है कि अवार्ड को रिसीव करना उससे फुलफिलमेंट आता है। फिर इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आता है। व्यूरूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आता है। सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी आता है दोस्तों। कम्युनिकेशन एक एक्ट है जिससे आप मीनिंग को एक दूसरे से इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मॉडल होता है 2 मेन कम्युनिकेशन मॉडल, लिनियर मॉडल और डायनेमिक मॉडल। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सभी हमारे कम्युनिकेशन के लेवल्स हैं। सुपरविजन का मतलब होता है कि आप एक्टिविटीज़ को, दूसरे के एक्टिविटीज़ को देखना। सुपरवाइजर जो है मैनेजमेंट प्लान को, पॉलिसीज़ को, डिसीजन को कम्युनिकेट करता है। कंट्रोलिंग यूनिट से इसकी बात करें, कंट्रोलिंग लास्ट पर्सन होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का। दोस्तों यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं अपना पेड प्लान बताऊंगा। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों डिग्री डिटरमाइन किया जाता है कि किस डिग्री से एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है प्रीडिटरमाइंड बेंचमार्क से वेरी करता है। मैनेजमेंट कंट्रोल फंक्शन जो है एक्यूरेटली कैरी होना चाहिए। बेसिक कंट्रोल प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कंट्रोलिंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कि बेनिफिशियल हो सकता है कंप्लीसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एडवांटेजेस देख सकते हैं आप, डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। कंट्रोल मैनेजमेंट का 3 पार्ट है, फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल। कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, जितने भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में वो कंपनीज के डिजायर आउटकम के जरिए काम किए जाते हैं, जो मैनेजर को हेल्प करता है कि कैसे कंपनी काम कर रही है। जो मैनेजर्स होते हैं वो करेक्टिव एक्शन ले पाते हैं। प्लानिंग कंट्रोलिंग इंटरकनेक्टेड है। कंट्रोलिंग एक एस्पेक्ट है और प्रोजेक्शन है प्लानिंग का। प्लानिंग जो है इवैल्यूएटिव एक्टिविटी होता है, कंट्रोलिंग प्रिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। और भी प्लानिंग कंट्रोलिंग के इसमें रिलेशनशिप दिया हुआ है वो समझाया गया है। और ऑन स्पॉट ऑब्जर्वेशन होता है, जिसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है दोस्तों। तो जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, जो कंट्रोलिंग का बहुत तरीका होता है, कुछ ट्रेडिशनल तरीका होता है, कुछ मॉडर्न तरीका होता है। तो दोस्तों जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है ट्रेडिशनल तरीका है, ऑन स्पॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस ये सब मॉडर्न तरीका है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ये सब मॉडर्न तरीका है। तो दोस्तों ये था हमारा AVFM के मॉड्यूल ए का कंप्लीट रिवीजन। सारा पॉइंट हमने कवर किया है इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह के वीडियोस मैं सभी मॉड्यूल के लाऊं, सभी चैप्टर के मॉड्यूल के लाऊं, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।